चल देखिए, वैसे अगर आप क्या करना है, फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस साइकोलॉजी समझना है, तो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी क्लास 11th, उस पे 15 वीडियो ऑलरेडी क्या है अपलोडेड। ठीक, उसके बाद और आगे देखिएगा तो लगभग हर क्लास में, हर वीडियो में आपको थोड़ा ना कहीं से थोड़ा साइकोलॉजी का पार्ट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आज समझने का प्रयास करते हैं ना कि साइकोलॉजी, देखिए साइकोलॉजी है ना इवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, इवॉल्विंग सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इवॉल्विंग सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी ना अभी वेल डेवलप नहीं हो पाया है, बड़ा बेसिक लेवल से क्या है, धीरे 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 साइकोलॉजी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। कुछ शब्दों के बारे में सुनिए, साइकोलॉजी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड, ये सब शब्द ना आज से आप 20 साल पहले के अगर भारत के गांव में जाइएगा ना तो ये सब शब्द कहीं नहीं था। आज से 20 साल पहले अगर भारत के किसी गांव में आप क्या बोल देते साइकोलॉजी, तो सब आपको अलग नजर से देखता है कि नहीं क्या तो बोल दिया है। आपके मात्र एक शब्द बोलने से क्या, साइकोलॉजी, आप गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी में गिनती हो जाता आपका। समझे, आज से 20 साल पहले भारत के गांव में आपको बस एक शब्द बोलना था, क्या, साइकोलॉजी, आपका बहुत पढ़े लिखे आदमी में गिनती हो जाता कि अरे क्या गजब के आदमी है ये, वाह गजब साइकोलॉजी। क्या है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इज समथिंग दैट स्टडी अबाउट द माइंड। इतने ज्यादा पढ़े लिखे कहां से पढ़े हैं आप, जस्ट फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से नहीं। आप भले उसके बाद आप साइकोलॉजी बोल के बोल सकते थे कि हम अमेरिका से पढ़े लिखे हैं। आज से 20 साल पहले जो भारत का क्या था, गांव, वहां पे आप एक वर्ड साइकोलॉजी और थोड़ा सा अंग्रेजी बोलने के बाद आप बोल सकते थे आई एम अमेरिका, हम गेट ऑल द नॉलेज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका रिटर्न है हम, नहीं अमेरिका से आए हैं, और यूनिवर्सिटी वगैरह का नाम बोल देते हैं, तो आप यानी गांव में जो पूरा मोहल्ला है ना वो आपका वाहवाही करता। और अगर आप 23-24 के हैं तो गांव के सबसे ज्यादा दहेज आपको मिलता शादी में, मात्र इतना बोलने पे क्या, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, समझे। तो मात्र एक शब्द क्या बोलने पे, साइकोलॉजी, कब, तो मात्र एक साइकोलॉजी बोलने, पता है क्यों, किसी को पता ही नहीं साइकोलॉजी। अभी अब छोड़ो ना, उस समय की बात छोड़ो, उस समय बात छोड़ो, आप अभी क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है ना, एक पेन कॉपी उठाओ, अपने सराउंडिंग के 20 आदमी का क्या लिख दो उस पे, नाम, ठीक है, और 20 के पास जाके बोलो साइकोलॉजी पता है। मैं गारंटी देता हूँ अराउंड 60-70% बोलेंगे नहीं पहली बार शब्द सुना है, पहली बार क्या सुना है शब्द, क्या पता है साइकोलॉजी क्या होता है। लेकिन वही पूछो आप गणित, तो 20 में से 20 बोले गणित पता है, और अगली उतना बोलेगा या नहीं, आपसे क्वेश्चन भी पूछ देगा, आपसे कुछ क्या कर देगा, फेमस क्वेश्चन भी पूछ देगा। तो जो सब्जेक्ट पता है उसके बारे में क्या हो, किसी को पता ही ना हो, बहुत धीरे धीरे कुछ लोग को क्या हो पता, मतलब सब्जेक्ट क्या है, इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, क्या है, इवॉल्विंग सब्जेक्ट, समझ गए। अब सुनो जरा, फिर से अगेन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कैरियर काउंसलिंग का, लेकिन अगर आपको अपना कैरियर बनाना है ना, और चाहते हो कि क्या कम समय में, या सॉरी कम मेहनत में नहीं, यानी कि कैरियर को एक लेवल तक पहुंचाएं, ठीक है ना, तो आपको उन सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहिए जो इवॉल्विंग है, क्योंकि उसमें कोई पढ़ नहीं रहा होता है। अगर आप उस फील्ड में जाते हैं ना तो आप कुछ गिने चुने लोग में होते हैं, और जिस फील्ड में कुछ गिने चुने लोग के, स्वाभाविक बात है फेमस रहेंगे, है ना बात। आप लोगों ने वैसे क्या पता सुना होगा नहीं, गायनाकोलॉजिस्ट सुना है, गायनाकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट सुना होगा सबने, नहीं गायनाकोलॉजिस्ट नहीं सुना है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं सुना है। चलिए देखिए,
इंडिया आजकल अगर आप क्या करिएगा, कोई भी सब्जेक्ट वगैरह पढ़िएगा, अभी भी अगर आप क्या जाते हैं क्लास 10 का क्या पढ़िएगा, बायोलॉजी, नहीं क्लास 10 का बायोलॉजी, या फिर क्लास 8 का बायोलॉजी, या फिर क्लास 12 का बायोलॉजी। 12th में तो फिर भी ठीक है, 6 और 8th क्लास में जो टीचर्स रहते हैं वो एक चैप्टर स्किप कर जाते हैं, और उस चैप्टर खास करके टॉपिक स्किप कर जाते हैं, दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वो जो टीचर्स होते हैं ना, वो एक टॉपिक क्या कर जाते हैं, स्किप। और टॉपिक कौन सा रहता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, फ्रॉग में रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा आपको, प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, फिश में दुनिया जहान के अमीबा तक का रिप्रोडक्शन आप पढ़ सकते हो, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया जाएगा जिसके आप खुद रिजल्ट हो। नहीं, जो हर बच्चा है वो जिस एक्टिविटी का या जिस प्रोसेस का रिजल्ट है उसे वही प्रोसेस पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक। और इसी का क्या है नतीजा। अब क्या होगा देखिए, एरिस्टोटल का नाम सुना है आप लोगों ने, एरिस्टोटल, प्लूटो, प्लूटो, प्लेटो, प्लूटो ने प्लेटो, प्लूटो ने ग्रह नहीं बात करो, प्लेटो, प्लेटो का नाम सुना है, प्लेटो का नाम नहीं सुना है। चलो, एरिस्टोटल का नाम तो कहां सुना होगा। सुकरात का नाम सुना है, सॉक्रेट्स, सुकरात है, नहीं सुना है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये लोग ना दार्शनिक हैं, क्या है, फिलोसोफर्स, ठीक है। वैसे कुछ फिलोसोफर्स का नाम आपने सुन रखा है लेकिन आपको पता नहीं कि वो फिलोसोफर्स हैं, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, ये क्या है, बहुत बड़े दार्शनिक हैं, ठीक है ना। पहले वो फिलॉसफी पे किताब लिखे, उसके बाद उन्होंने साइंस और मैथ्स में काम किया है। वैसे ही सर एल्बर्ट आइंस्टीन अगेन क्या है, फिलोसोफर, नहीं। वैसे ही पाइथागोरस, ये भी क्या है, फिलोसोफर। यूक्लिड, फिलोसोफर। थेल्स, फिलोसोफर। आर्यभट्ट, फिलोसोफर। रामानुजन, मैथमेटिशियन, थोड़ा मोड़ा फिलोसफी का पार्ट भी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं जरा आप समझो। फिलोसफर्स मैंने क्यों लिया, उसके पीछे यानी कुछ बताना है, उसका ये नहीं बताता फिर भी बता सकता था, लेकिन अब बताना चाह रहा तो बता दिया कि आपको क्या चल जाए, पता चल जाए कि फिलोसफर्स क्या होता है। फिलोसफर मतलब क्या, दर्शन जो क्या देता है लाइफ, दर्शन मतलब क्या, एक एक क्या बोल सकते हैं आप, रास्ता। जैसे आगे जाके अगर आप लोग को फिलॉसफी पढ़ना होगा ना, तो फिलॉसफी में अलग अलग धारा है, यानी अलग अलग स्ट्रीम्स है। जैसे इंजीनियरिंग में स्ट्रीम्स है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अलग स्ट्रीम है, नहीं मैकेनिकल का अलग है, सिविल का अलग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन है। ऐसा बहुत सारा क्या है, 100-200 ब्रांड है, नहीं 100-200 बोलते ब्रांच है, 100-200 अलग अलग क्या है, ब्रांच है, अलग अलग स्ट्रीम्स है, किसका, इंजीनियरिंग का। आप किसी भी एक फील्ड में क्या कर सकते हो, अपना इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो, नहीं। अब इंजीनियरिंग में भी 2 डिग्री होती है, याद रखना, एक बीटेक और एक बी। बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बी मतलब बैचलर इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ठीक है। चलो अब समझो जरा, मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं। वैसे अगर आप क्या पढ़ोगे, फिलॉसफी पढ़ोगे ना, तो फिलॉसफी मतलब वे क्या, यानी कि लाइफ जीने का एक तरीका, एक वे। जैसे बहुत सारे अलग अलग फिलोसफर हुए समय समय के साथ, बहुत सारा अलग अलग दर्शन हुआ है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन है ना, वो भगवान को नहीं मानता है। अगर आप कभी चारवाक दर्शन पढ़िएगा ना, तो उसमें आप देखिएगा वो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। वो लोग बोलते हैं धरती पे जो दिख रहा है ना उतना ही सत्य है, जो आप क्या हो रहा है उतना ही क्या है, सत्य है। अब मुझे श्लोक याद नहीं है, लेकिन चारवाक दर्शन में कुछ ऐसा है, जब तक जियो सुखी से जियो, कर्जा लेके घी पियो।
मतलब जब तक जियो क्या करो, बढ़िया से जियो, मतलब मस्त जियो, यानी कि जो दिख रहा है ना वही क्या है, सत्य। जब तक जियो सुखी जियो, मतलब क्या, जो आपका बॉडी है, जो आपको प्लेजर धरती पे महसूस हो पा रहा है ना, वही प्लेजर क्या है, सत्य है। और कर्जा लेके घी पियो, ऐसा पता है क्यों कहा गया है? देखिए, अगर आप किसी आदमी से पूछिएगा ना कि मैं कर्जा ले लूं और क्या हो जाऊं, मर जाऊं, तो बहुत सारे एक से एक ढोंगी बाबा आएंगे बताने के लिए, क्या नहीं, कर्ज लेके मर जाओगे ना तो नरक में जाओगे, वो कर्जा चुकाने के लिए आपका अगला जन्म होगा। नहीं, अब क्योंकि चारवाक दर्शन इन चीजों को मानता ही नहीं है, तो बोलता है जब तक जियो खुशी जियो, कर्जा लेके मस्ती करो, मर जाओ, क्या दिक्कत है, तुम्हें चुकाना ही नहीं है। कर्जा लेके मस्त मौज करो, मर जाओ, तुम्हें चुकाना ही नहीं है, जो चुकाना है वो सोचेगा, तुमको क्या दिक्कत है, अपना मस्त जियो। वैसे क्या है, एक अद्वैत है, अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन क्या बोलता है कि सब कुछ क्या है एक, जैसे क्या, तीन चीजें होती है, एक मैं जो आपको दिख रहा हूं, एक आप, और एक जो दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है। एक तो आप है ना, आपको सामने मैं दिख रहा हूं, और एक है ना जो आपको खुद को भी ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मैं हाथ से ला रहा हूं, नहीं कोई है ना इस हाथ को भी ऑब्जर्व कर रहा है। एक तो ये मेरा बॉडी है, दूसरा मेरा जो मूवमेंट है उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है ना, और एक क्या है, आप है। तो तीन चीजें है ना, मैं और मुझे ऑब्जर्व करने वाला और आप। तो अद्वैत दर्शन बोलता है कि सब कुछ कितना है, एक ही। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं है, डुअल नेचर नहीं है, ओनली सिंगल। वैसे आता है द्वैत दर्शन, द्वैतवाद, डुअलिज्म। बताए थे ना आप लोग को, ISM आता है तो वाद, विचारधारा, नहीं सोशलिज्म समाजवाद, कम्युनिज्म साम्यवाद, नहीं कैपिटलिज्म पूंजीवाद, ठीक है। वैसे होता है डुअलिज्म, द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या बोलता है, एक मैं हूं और एक ईश्वर है, एक जगत है और एक क्या है, ईश्वर। यानी कितना है यहाँ पे, दो चीजों को माना जा रहा है। देख रहे हैं ना, चीजों को समझने का अलग अलग तरीका, इसी को क्या बोलते हैं, दर्शन। तो उसी दौरान में एक दार्शनिक क्या थे, एरिस्टोटल, अगर मुझे सही से याद है तो। एरिस्टोटल ने कहा था कि अगर पढ़े लिखे लोग कहाँ नहीं जाते हैं, पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोग कहाँ नहीं जाते हैं, तो पूरे उस पॉलिटिक्स में मूर्ख लोग आ जाएंगे। नहीं समझे? अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में रुचि नहीं लेते हैं तो पूरे मूर्ख लोग कहाँ आ जाएंगे, राजनीति में। आजकल पॉलिटिशियंस ऐसे ही करते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि पॉलिटिशियन जो इतना हर चीज में गिर जाता है नीचे, नहीं, एक हद से ज्यादा गिर जाता है, एक हद से ज्यादा गिरा हुआ काम करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी है ना कि इतना गंदा काम करो कि आम आदमी में क्या बन जाए कि भाई सब कुछ कर लेना है, पॉलिटिक्स नहीं करना। देखेंगे ना, एक आम आदमी का ऐसा बन जाता है, उसे पूछेगा चलो ना चुनाव में खड़े हो जाए, नहीं, ये गिरा हुआ काम कौन करता है, सबसे घटिया काम कौन है, चुनाव में खड़ा होना। सुनेंगे ना, एक आम आदमी पैसा बोलता है। हाँ, उसमें कुछ ही लोग जाते हैं जो ऑलरेडी क्या है, पहले से जा चुके हैं। तो उनका क्या मानना है कि मान लो ये क्या है, चार लोग जो पहले से पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, अब ये ऐसा ऐसा काम करेंगे ना कि पूरा इस सिस्टम को क्या कर देंगे, बदनाम। इतना बदनाम कर देंगे कि ये पांचवा कभी इसमें आने का प्रयास करेगा ही नहीं, इसमें कहीं पांचवा आने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो यही चार, उसी का रीजन क्या है, आप लंबे अरसे से देखिए, जो सत्ता का एकदम टॉप लेवल पे होता है उस पे कुछ गिने चुने आदमी लगातार क्या करते रहते हैं, रिपीट 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 रिपीट। नहीं, कांग्रेस लगातार राहुल गांधी रिपीट 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 रिपीट, अभी बीजेपी में लगातार मोदी जी रिपीट 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 रिपीट। क्यों? वहां पे एक ऐसा गढ़ तैयार कर दिया गया कि देखो हम यहाँ पहुंच जाएंगे और इसको ऐसा बना देंगे ना, अगला कोई इसमें एंटर ही नहीं करना चाहेगा। और ये ऐसा नहीं है, पूरा पॉलिटिकल का ढांचा ऐसे बनाया गया कि अगला कोई उसमें जाना ही नहीं चाहे। तो उन्होंने बताया था अगर कहीं पे क्या है, पॉलिटिक्स में अगर पढ़े लिखे लोग रुचि नहीं लेंगे तो सारे मूर्ख जा क्या कर जाएंगे, वहां पे बैठ जाएंगे। तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि पढ़े लिखे लोग कंट्री को रूल करें। अगर पढ़े लिखे लोग चाहते हैं कि नहीं हम कंट्री को रूल नहीं करेंगे, हम वो बोझ वो दबाव झेलने के लिए तैयार नहीं है, तो सारे मूर्ख लोग जाके वहां पे बैठ जाएंगे गद्दी पे। वही हुआ है ना। आज एक क्या बोलिए, एक आदमी है जो इंजीनियरिंग पास करके आया है किसी एकदम टॉप IIT से, नहीं, उसको बोलिए ना
कि सर आप तो एकदम टॉप आईआईटी से इंजीनियरिंग किए, मैंने वेरी ब्रिलियंट माइंड, सर प्लीज आप विधायक का चुनाव लड़िए ना, एमएलए का। बोले गए ये करना होता तो आईटी में जाते हैं, आईटी में से गए हैं, आप जाएंगे यूएस में जॉब करेंगे, यहाँ पे कौन करेगा। अब क्योंकि वो जितने भी वेल क्वालिफाइड हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो गली का एक गुंडा क्या बन जाता है, वहां का विधायक। समझ रहे हैं ना। इसीलिए फिलॉसफी साइकोलॉजी वगैरह पढ़ना क्या है, जरूरी। अगर आप नहीं पढ़िएगा ना, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पाइएगा, किसी भी रूप में आप नहीं समझ पाइएगा। फिलॉसफी क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर जो नया साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है ना, उसके पीछे कोई ना कहीं कहीं कुछ फिलॉसफी है। फिलॉसफी जैसे देखिए, आयुर्वेदा की एक फिलॉसफी है। आयुर्वेदा क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा लंबे समय तक क्या करो, इस्तेमाल, नहीं इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा, लेकिन लंबे समय के बाद सही से क्योर कर दोगे, हो जाएगा तुम्हारा, नहीं सही से ठीक हो जाओगे। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेदा। वहीं एलोपैथी की क्या फिलॉसफी है, हैवी डोज देंगे, तुरंत देंगे, और कुछ ही दिन में क्या कर देंगे, रिलीफ कर देंगे। हाँ, कई दफा रियल कॉज को दबा देंगे। ये क्या है, एलोपैथी की फिलॉसफी। तो हर एक चीज के पीछे क्या होता है, फिलॉसफी। इतनी बात आई थिंक समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, क्या समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया है, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, क्या समझ में नहीं आया, क्या फिलॉसफी मतलब एक तरीका, जैसे बताया ना, देखो सुनो, एक आदमी ऐसा हो सकता है ना, यही दिक्कत है, यानी कि आपको नहीं बोल रहा हूँ, यानी कि नॉर्मल बता रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पूछेगा ना गणित, बोलेगा हाँ पता, साइंस हाँ थोड़ा बहुत पता है, कुछ थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा सोशल साइंस नहीं, वो कौन पढ़ता है, उसमें रटा रटाया डेट हो रहे हैं। अच्छा साइकोलॉजी, ये भी होता है। अच्छा फिलोसफी, ये अच्छा कोई बड़ी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है क्या, अरे नहीं भाई नॉर्मल चीज है, नहीं। अच्छा न्यूरोलॉजी, अब बहुत हो गया, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं, समझिए फिलोसफी क्या है, बताता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताता हूँ। देखिए अभी मैं एक चीज आपको बता रहा था इससे पहले पहले बैच में, उसी से आपको मैं जरा फिलोसफी समझाने क्या करता हूँ प्रयास, दो नॉलेज मिल जाएगा। पहला क्या, इंडिया में अगर देखिएगा ना एवरेज लाइफ, तो डॉक्टर्स का मानना है इट इज अराउंड 62, यानी कि यहाँ एवरेज लोग कितना जीता है, नहीं हो सकता है कोई 82 भी जिए और कोई 52 भी जिए, समझ रहे हैं ना, एवरेज का मतलब समझते हैं ना, टोटल जितना लोग जीता है उसका एक एवरेज है, नहीं ऑल अराउंड जो मैक्सिमम आबादी है वो 62 70 के अराउंड क्या करती है, जीती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बायोलॉजी पूरा एक्सप्लेन नहीं करता हूं मैं, सीधा आता हूं पॉइंट पे। क्या आता हूं पॉइंट पे, अगर डॉक्टर्स की माने, साइंस की माने, नहीं बाबाओं का नहीं पता, एक बाबा जी थे, उनके वहां कुछ महिलाएं जाती थी कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं तो पता है बाबा जी क्या बोलते थे कि 3 बार हमारा सत्संग सुनिए, ठीक है, और उस सत्संग के दौरान उन लोगों को कहीं पे बुलाते थे, एक्स्ट्रा कोई एडिशनल कहीं गुप्त जगह, तुम यानी कि समझे, और 3 बार क्या करना होता था उनका सत्संग अटेंड, ठीक है, ऐसा वहां पे नियम था, मुझे नहीं पता उसके बाद कितना क्या कैसा रिजल्ट आया, ठीक है। तो मुझे उस समय पे क्या लगता था ना कि हाँ भाई कुछ सही रहा होगा, मैं छोटा सा लगभग चौथी क्लास में पढ़ता था मैं, ठीक। तो चौथी क्लास में जब मुझे बात पता चली तो मैंने बोला होता हो कोई जादुई शक्ति, नहीं फिल्मों में देखा था ये राम सीता वाले जितने भी, यानी कि सॉरी ये उतने जो भी होते हैं ना भक्ति टाइप का सीरियल वगैरह, उसमें देख रखा था कि किसी महिला को संतान नहीं होता है, वो देवी जी के यहाँ घंटी बजाती है, आरती करती है,
तो अचानक देवी जी प्रसन्न हो क्या करते हैं, ऐसे हाथ करते हैं नहीं, और हाथ से कुछ रोशनी निकलता है और सीधा रोशनी कहाँ जाता है, उनके पेट के ऊपर नहीं, और अचानक कुछ दिन में पता चलता है कि घर में बच्चे किलकारियां गूंजने लगी है। ठीक है, अब मैंने तो अब देखिए यही 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 है फिलॉसफी। फिलॉसफी समझे, फिलॉसफी ये क्या बता रहा है, ये एक तरीका क्या है कि नहीं, ये एक सोचने का तरीका है कि ये जो बच्चे वगैरह का जन्म होता है ना, ये कहां से होता है, दैवीय कृपा से नहीं, तो सोचने का एक तरीका हो गया, तो एक फिलॉसफी होगी, समझ गए। और दूसरा क्या बोलेगा कि नहीं, बच्चे का जन्म किससे होता है, जब मेल फीमेल का स्पर्म सेल एग सेल मिलता है, तो यहाँ साइंटिफिक तरीका सोच रहा है, तो ये अलग फिलॉसफी हो गई, समझ गए। तो हर सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, एक फिलॉसफी है, ठीक है ना। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई सोचने का तरीका ही सिखा रहा है ना, तो हर सब्जेक्ट अपने फिलॉसफी, समझ में आ रहा है। हाँ, तो मैं अब 4 साल का बच्चा, मुझे क्या पता कि ऐसा, मैं सोचा कि नहीं भाई ऐसा कुछ होता होगा, क्या पता, मुझे नहीं पता, मैं 4 साल का अज्ञानी मूर्ख बच्चा। अब मुझे क्या पता कि इतना बड़े लेवल पे बात है, बाबा जी है, इतना कुछ चल रहा है, लाखों करोड़ों में जनता सुन रही है, समथिंग मे बी हैपन। अब मैं थोड़ा सा बड़ा होता हूं, मैं पहुंचा 6ठी क्लास में नहीं, वहां पे कुछ वो टीचर्स पढ़ाए, टीचर्स दुर्भाग्य से बहुत अच्छे थे नहीं। वहां पे प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूं, प्राइवेट स्कूल में पता है कैसे बताया जाता था, प्राइवेट स्कूल में बताया जाता था कि अगर मुझे जानना है ना कि वाटर वेपर का डेफिनेशन क्या होता है, तो जिस भी सेंटेंस में वाटर वेपर दिख गया हाईलाइटेड, उसके ऊपर से लेके जहां से वो सेंटेंस शुरू हुआ है और अगले फुल स्टॉप तक ही क्या होता था, वाटर वेपर का डेफिनेशन। उसमें आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है, आपको रट रटा के लिख देना है और उस पे नंबर मिला, ठीक है। रट रटा नहीं कर पाए तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इस लेवल का तो साइंस पढ़ाया जाता था, तो ना 6 में कुछ समझ में आया, 7th में कुछ ऐसा ज्यादा टॉपिक था नहीं, 8th मैंने पढ़ा नहीं, फिर 9th 10th में भी कुछ खास समझ में नहीं आया, और 11th 12th में बायोलॉजी था नहीं। अब नहीं, अब मैं 11th 12th तक पढ़ चुका हूं, लेकिन अभी भी क्या हूं मैं, अनविघ्न। अभी मैं मान रहा हूं कि नहीं भाई ऐसा कुछ होता होगा, 12th क्लास की बात बता रहा हूं। फिर मैं पहुंचा कहां पे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब वहां पे क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना था, तब मैंने चीजों को पढ़ना क्या किया, शुरू नहीं, मैंने पिछले 7-8 साल का पढ़ा है, उन 1-2 सालों में किया। तो तब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने बोला ये तो साइंस बोल रहा है कि व्हेन अ स्पर्म सेल फ्यूज विद द एग सेल, उसके बाद ये बच्चे का जन्म होता है। इसमें कहीं से साउंड एनर्जी का जो बाबा जी बोले तो साउंड ही है ना, तो कहीं ना किसी दूर दूर तक साउंड एनर्जी का कोई इसमें खास योगदान तो देखने को मिल नहीं रहा है। फिर थोड़ा सा डाउट गया कि अलग से बुलाते थे नहीं, लेकिन फिर ये भी सोचा मैं, नहीं अलग से बुलाते थे, जो महिलाएं हैं, बच्ची तो है नहीं छोटी सी महिलाएं, उनके साथ आप क्या करोगे, कुछ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, कुछ अलग सा व्यवहार करोगे तो समझ पाएंगे। तो इतने बड़े लेवल पे ये स्कैम भी नहीं कर सकते हैं, तो पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझ रहे। अब देखिए ये भी अपने आप में क्या है, जो लोग इसको मानते हैं ना, वो एक अपना अलग फिलॉसफी मानते हैं। उन लोग की फिलॉसफी क्या है, जो सही है सब क्या है, बाबा जी ने बोला आज सोमवार तो सोमवार, बाबा जी ने बोला दिन को रात बोलते हैं तो दिन को रात बोलते हैं, ठीक है ना। बाबा जी बोले 12 के बाद 13 बजता है तो 13 बजता है, ठीक है, 24 घंटे फॉर्मेट में बजता है, हाँ ठीक है। तो बाबा जी ने जो बोला उतना ही क्या है, सही। बाबा जी ने बोला पानी को उत्तर दिशा में दाएं पांव को सर पे रख के 3 बार प्रदक्षिणा करके सूर्य की तरफ डालो, इससे जॉब लगेगी, तो फिर वही करो, ठीक है। मतलब द डेफिनेशन ऑफ करेक्टनेस इज द बाबा जी, ठीक है ना। बाबा जी है वेरिफिकेशन सिस्टम, ओटीपी है बाबा जी। बाबा जी बार बार वन टाइम पासवर्ड देते हैं, वही वन टाइम पासवर्ड क्या करता है, वेरीफाई। आपको डॉट आया, बाबा जी कैसे बोले, लो ओटीपी, हाँ बाबा जी वेरीफाई हो गया, चलो यही क्या है, ठीक है, समझ गया ना, एक फिलोसफी है। अब ध्यान दो, उस वो मैं कुछ और समझाना चाह रहा था, आता हूं उसी पे। एक जो आइडियल देखा जाए, मैंने इससे लास्ट बैच में बताया था, तो 20 से कितना होता है, 30 इयर्स,
20 से 30 के बीच में क्या हो सकता है, एक दो कपल यानी एक कपल बहुत ही इजीली क्या बन सकते हैं, पेरेंट्स बन सकते हैं। नहीं, एक जो मैरिड कपल है ना, उसको अगर पेरेंट बनना है तो उसके लिए राइट एज क्या है, 20 to 30। बिफोर 20 वो लोग फिजिकली उतने कैपेबल नहीं होते हैं, और आफ्टर 30 भी फिजिकली कैपेबल नहीं होते हैं। अब ध्यान समझना, एक पॉइंट जो वहां पे बताने के लिए क्या हो गया था, रह गया था, उसे जरा बता देता हूं, ध्यान दो। पहला क्या है बताया मैंने, एक सही एज क्या होता है पेरेंट्स बनने का, 20 to 30। दिक्कत क्या है, अब हम लोग कई दफा बात किए, क्या है, आप पेरेंट्स बनने उससे पहले देखो कि बच्चे की परवरिश के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं, आप खुद उस लायक बन पाए हो या नहीं। अब है क्या, अब पता चला कि 30 तक इनको सही से एक जॉब भी अभी सेटल नहीं हुए हैं। अब इन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, तो बर्डन झेलते हुए जैसा इंडिया की स्थिति है वैसा ही रहेगा। 30 तक लग ही जाता है आदमी को डेवलप होने में, क्यों, क्योंकि यहां तक तो 20 साल तक बच्चे होते हैं। 20 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का घर में क्या है, वो बच्चा। तो बच्चा से बड़ा बनने में कितना लग जाता है, 30, ठीक है ना। 30 में जाके या 30-35 तक वो क्या बनता है, सही में बड़ा। अब 35 तक क्या दिक्कत है, अब वो इजिली पेरेंट्स नहीं बन सकता, तो जिसे पेरेंट्स बनना है उसी दौरान बन जाएगा, और इस दौरान बन गया तो आफत यह है कि वो फाइनेंशियल कैपेबल, तो खुद भी अच्छे से नहीं पढ़ पाया, बच्चा भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, खुद भिखारी, दोनों मिलके पैदा किए एक नया भिखारी, ठीक है। अब इस समस्या को क्या करने के लिए, हटाने के लिए कॉन्सेप्ट है स्पर्म और एग सेल फ्रीज करने का। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे भी कितने के हो जाओ, 22-25, ठीक है, हॉस्पिटल जाओ और आपके बॉडी से स्पर्म सेल्स निकाल के उसको फ्रीज कर दिया जाता है, फ्रोजन। अरे फ्रोजन मटर सुने होगे ना, फ्रोजन मटर टिकता है ना, वैसे स्पर्म सेल को निकाल के क्या कर दिया है, फ्रिज। अब इस समय क्या है, स्पर्म सेल अपना ठीक है अच्छे से क्वालिटी में, इसको क्या कर दिया गया, फ्रिज। और क्वालिटी नहीं, क्वालिटी चेक करके फ्रिज किया गया, देखा गया कि नहीं भाई अभी जो स्पर्म सेल उसकी क्वालिटी अच्छी, एक काम करो आप 2-3 महीने ये डाइट को फॉलो करो, ऐसे रहो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, स्पर्म सेल की क्वालिटी गुड हो जाएगी। उसके बाद स्पर्म सेल निकाला, फ्रीज कर दिया, आपने अपना स्पर्म सेल फ्रीज करवा लिया। और भी क्या करे, सारे पुरुष सारे महिलाएं क्या कर ले, महिलाएं एग सेल और पुरुष क्या कर ले, स्पर्म सेल अपना फ्रीज करवा ले। क्या क्या बोल रहे हो, हाँ निकाल जा सकता है बॉडी से, वो जो चीज रिलीज होता है बॉडी में उसको निकाला जा सकता है ना, नहीं निकाला जा सकता है। अरे एक कोने से बोन मैरो में क्या होता है, कैंसर डेवलप होता है, वहां तक का तो ट्रीटमेंट है, एक्सेल तो फिर भी उसके बहुत ऑल्टर पार्ट है। तो क्या किया गया, सब मेल्स ने क्या किया, अपना स्पर्म सेल फ्रीज करा लिया, और फीमेल्स ने क्या किया, अपना एग सेल क्या करवा लिया, फ्रीज। अब क्या दिक्कत है, मस्त 35 तक अपना अच्छे से पढ़ो लिखो, ज्ञान अर्जित करो, एक समझदार, सुशिक्षित, वेल एजुकेटेड, फाइनेंशियली वेल पर्सन बनो, और आपका वाइफ का भी एग सेल रखा हुआ है और आपका भी स्पर्म सेल रखा हुआ है फ्रोजन, उन दोनों को चूज करा दो, लो बच्चा बन के क्या हो गया, कितना अच्छा है। पता है दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम पता है क्या है, गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, गारंटी नहीं है कि वो जो फ्रोजन स्पर्म सेल या फ्रोजन एग सेल्स है उसको फ्यूजन के बाद बच्चे का जन्म होगा या बच्चा डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है, उसकी क्या नहीं है, गारंटी। और मान लो फ्यूज हो भी जाता है तो मदर का यूट्रस जहां पे बच्चा पलता है, नहीं, मदर का यूट्रस उस बच्चे को रख पाएगा या नहीं पाएगा, इसकी अगेन गारंटी नहीं है। तो अब अगर क्या करना है, अब कितना विविधा है, 30 तक आप वेल साइकोलॉजिकल इमोशनल फाइनेंशियल डेवलप हो नहीं पाते हो, और 30 के बाद आप पेरेंट बन नहीं पाते हो। पेरेंट आपको बनना है 30 से पहले, अजीज दरान यू आर नॉट वेल
develop in case of education, in the psychological development, the emotional development, the financial development. बेहतर बन पा नहीं सकते हैं और इसके बाद बच्चा पा नहीं सकते हैं। 20 तक आप बेहतर नहीं बन पा सकते हैं और उसके बाद आप बच्चा नहीं पा सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं? अब पता है इसके रीजन क्या है? इंडियन फिलॉसफी। इसके रीजन का क्या है? भारतीय, आम भारतीय का जो फिलॉसफी है, क्या 20 साल तक बच्चे को एकदम बच्चा बना के रखना। 20 साल तक बच्चे को क्या बना के रखना? वो डेवलप हो ही नहीं पाता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाइएगा, 10th क्लास के बाद बच्चे अलग से रूम में रहते हैं, कहीं पे वेटर वगैरह का नाइट में जॉब करते हैं, वहां से अर्निंग करते हैं और अपना खुद चलाते हैं। 10th के बाद बच्चे माता पिता के पास नहीं रहते, वहां पे उन्हें शर्म आती है, कह रहे माता पिता के पास कौन रहेगा। वो लोग अपना अलग से रूम लेते हैं, वहां खुद कमाते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं और वहां पे चीजों को मैनेज करते हैं। तो वो अगर 30 के अंदर पेरेंट्स भी बन जाते हैं ना तो दिक्कत नहीं होता है। इंडिया में क्या है, 25 तक तो बच्चे घर में जो माता पिता उन्हीं के पैसे पे क्या कर रहे होते हैं, पल रहे होते हैं। नहीं, 25 के तक वहीं पल रहे हैं। अब धीरे धीरे उन्होंने कमाना शुरू किया, और जब उन्होंने स्टार्टिंग की ही थी कि ये एज चला जाएगा और उसको नहीं जाने देना है, तो क्या करेगा ये चाइल्ड? समझ गए फिलॉसफी? फिर से मैंने आपको बताया वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है और इंडियन फिलॉसफी क्या है। नहीं, बच्चे को लेके वहां पे बच्चे को कैसे ट्रीट किया जा रहा है? भाई 10 का हो गया, 10 10th पास, चलो भाई देखो अपना दुनिया, समझो दुनिया कैसे करता है काम। और यहाँ पे अरे तो 25 साल का तो हमारा लड़का है, अभी दुनियादारी के झंझटों में बेचारा पिस जाएगा, नन्ना मुन्ना हमारा लाडला। ठीक है ना, समझ गए? अभी नहीं समझा तो फिर से एक एग्जांपल समझाता हूं। ये समझाते समझाते मैं आपको बहुत कुछ बता दे रहा हूं। देखिए अगला एग्जांपल समझिए। एक सुनी होगी, रब ने बना दी जोड़ी। नहीं, ईश्वर मिलाता है दो लोगों, कौन मिलाते हैं? भगवान। 7 जन्म नहीं, एक जन्म में तो सुसाइड करने के नौबत पे आ गया है। नहीं, 7 जन्म का सोचो क्या होगा। तो ये एक फिलॉसफी हो गई ना। दूसरी फिलॉसफी सुनिए। हाल ही में एक रिसर्च किया गया था 8 साल के लड़के लड़कियों पे। कितने साल के? 8 साल के लड़के लड़कियों पे हाल ही में क्या किया गया था? रिसर्च। एक साइकोलॉजिकल, आप बोल सकते हो क्या, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट। क्या पूछा गया था? बेसिक बेसिक क्वेश्चन। मम्मी पापा में से कौन ज्यादा क्या आते हैं आपको पसंद? ठीक है, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट क्या है आपका फेवरेट? कौन कौन से आपके क्या हैं फ्रेंड्स? क्या खाने में अच्छा लगता है, खेलने में क्या अच्छा लगता है? बेसिक बेसिक ऐसा नॉर्मल रूटीन क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछने के बाद सबके बारे में प्रिडिक्ट किया गया कि ये 12-14 साल के बाद, यानी कि जब 12-14 के हो जाएंगे, उस समय ये लोग इस तरीके के लड़के लड़की को पसंद करेंगे, ये लोग इस तरीके के लड़के लड़की को पसंद करेंगे, और ये लोग इस तरीके के लड़के लड़की को पसंद करेंगे। जब देखा गया उन पे कि जो 8 साल के 6-7 साल बाद जब 12, 13, 14 के हो गए, 90% डेटा करेक्ट था। मतलब क्या? मतलब जो आप किसी फ्यूचर में किस आदमी को पसंद करने वाले हैं वो अभी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब यहां से क्या, अब यहां से एक फिलॉसफी, अब यहां से क्या है, एक आदमी की फिलॉसफी क्या है? नहीं, ये तो भगवान की बनाई जोड़ी है, हम लोग संयोग से मिले हैं, ये भगवान की बनाई हुई जोड़ी है, नहीं ये प्रेम है, ये है। अरे कुछ नहीं है, ये सिंपल सा पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। और बात चल रही कि नहीं अब इसे 4 साल पे किया जाएगा, हो सकता है उसकी एक्यूरेसी 60% हो, और डेवलप के बाद जैसे ही सेल फ्यूज होता है तैसे ही कर दिया जाएगा। जस्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द सेल प्रिडिक्ट कर दिया जाएगा बड़े होने के बाद ये किस तरीके के लड़के लड़की को पसंद करेंगे। समझे? ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको?
एक वो भावनाओं वाला जीवन, तो वो एक फिलॉसफी है। एक साइंटिफिक तरीके से देखना अलग फिलॉसफी है। समझ रहे हो? एक क्या नहीं ये क्या है, देखिए सब कुछ हार्मोनल होता है। आपको भूख लगता है तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। वो दिमाग को क्या देता है, नोटिफिकेशन, भाई खाना ढूंढो। आप थक जाते हो, अगेन कुछ हार्मोन्स क्या होता है, सीक्रेट बोलता है बिस्तर ढूंढो। वैसे एज के बाद क्या होता है, कुछ हार्मोन सीक्रेट हो बोलता है अपोजिट जेंडर ढूंढो। अब ये सब क्या है ना, सारा काम क्या है, हार्मोनल। नहीं, अब एक फिलॉसफी अगर आप क्या है साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं तो आपको दिखेगा कि मेरा जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स एन अपोजिट जेंडर, इट्स जस्ट अ हार्मोनल इफेक्ट। नहीं, ये बस हार्मोनल लोचा है और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, ख्याली पुलाव में जीने वाले आदमी, आपकी फिलॉसफी वैसे ही है लाइफ के, तो आप क्या बोलिएगा, नहीं ये तो क्या है, ये तो दैवीय चीज है। नहीं, ये अज्ञानी लोग बोलते हैं कि ये एक मन हार्मोन्स का खेल है। नहीं, ये ईश्वरीय अनोखा अद्वितीय एक्सक्लूसिव चीज है। ठीक है, समझ में आ गया फिलॉसफी क्या होता है। बस सोचने का क्या है, एक तरीका 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 तरीका। तो फिलॉसफी पढ़िए। ठीक, पता है फिलॉसफी क्यों जरूरी है? फिलॉसफी ना आपको सोचने का क्या करता है, तरीका आपका बदलता है। और आप जैसा क्या करोगे, सोचोगे, वैसा क्या करोगे, काम। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए ना पता है क्या चाहिए, मात्र एक इंटेंशन। कोई भी आपको कितना सटीक रूटीन बना दे, कितना भी पीट दे, आप चाहिए उससे हम पढ़ लेंगे, नहीं। आपकी लाइफ की फिलॉसफी आप चेक करिए। जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है ना, उसके फिलोसफिकल लेवल पे प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि नहीं, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है ना, उसके मेहनत में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, हाँ, कोई एक अलग से क्या हो, कोई एक इंडिविजुअल का कोई अलग से कोई केस हो, हाथ पांव में कोई दिक्कत हो, ब्रेन लेवल पे कोई डिजीज हो, दैट्स द डिफरेंट सिनारियो। बट अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में देखा जाए तो जो लोग पढ़ने में रुचि नहीं रखते हैं, उनके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, फिलोसफी, फिलोसफिकल लेवल पे प्रॉब्लम है। उसका दर्शन गलत है, उसका फिलोसफी गलत है। उसने क्या देखा कि पिताजी नहीं पढ़े थे तब भी तो मस्त जी ही रहे हैं, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे तब भी तो मस्त जी ही जाएंगे। बस यही फिलोसफी क्या कर दी, उसको पढ़ा नहीं पाए। अगर वो ऐसा, उसका लाइफ का फिलोसफी ऐसा रहता है कि नहीं, पिताजी नहीं पढ़े थे तो छोटे छोटे मुद्दे पे कुछ नहीं बोल पाते हैं, हम पढ़ लेंगे तो छोटे छोटे मुद्दे पे बोल पाएंगे। अपने लाइफ का जो बेसिक फिलोसफी है ना, वो बदल देगा, अपने आप पढ़ लेगा। तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ पाता है या नहीं पढ़ पाता है तो हम लोग उसके क्या कर देते हैं, नहीं टीचर्स में दोष है, अरे स्कूल में दिक्कत है, अरे बच्चे में ये समस्या है, अरे उसमें वो समस्या है। किसी में कोई समस्या नहीं है, समस्या है उसके फिलोसफी में, उसने दर्शन क्या पकड़ के रखा है। नहीं, बस अपने लाइफ का दर्शन बदल लीजिए। इंडिया में क्यों इन्वेंशंस नहीं हो पा रहा है, मैं पिछले क्लास में एक डेटा बताया था कि हर साल 18 से 25 साल के लगभग मात्र 30% या 28% के अराउंड क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में जाते हैं। नहीं, बैचलर्स में, मास्टर्स में। वही चाइना में ये परसेंटेज है अराउंड 50, और वही यूएस में ये परसेंटेज है अराउंड 80। हम बोलते हैं यूएस इकोनॉमिकल पावर है, नहीं, लक्ष्मी जी वहां बरसती है। नहीं, लक्ष्मी जी फॉलो किसको करती है, सरस्वती को। भारत में सरस्वती पूजा मात्र होता है एक ढोंग पाखंड के रूप में। नहीं, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई सरस्वती पूजा से लेना देना नहीं है। आप इंडियन मॉल्स में जाइए, कहीं आपको बुक दिखता है? आप जाइए यूएस के मॉल में, एक बुक का हर मॉल में सेक्शन है, और आपको शौक होगा कि वहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ लगा होता है। जहां पे क्या बिक रहे होते हैं, किताबें, वहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ लगा होता है। 80% ऑफ द स्टूडेंट गेट एडमिशन फॉर द हायर एजुकेशन। नहीं, 80% वहां के बच्चे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बिजनेस बिल्ड करेंगे, पूरे वर्ल्ड पे रूल करेंगे। इंडिया में है, इंडिया में क्यों नहीं रहा, इंडियन फिलोसफी गलत है। हमने जो इंडियन फिलोसफी, अगेन मतलब मैं अद्वैत, शंकराचार्य, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, आम इंडियंस का जो माइंडसेट है ना, उसका बात कर रहा हूं मैं। यहाँ फिलोसफी क्या है,
किसी तरीके से एजुकेशन पूरा कर लो और किसी तरीके से चोरी करके, पढ़ के, धांधली के, भ्रष्टाचार करके, घूस दे के कैसे भी जॉब ले लो और कमाओ। और जॉब ऐसा हो कि जिसमें काम ना के बराबर करना पड़े, तब तो अति उत्तम है। जितना काम कम उतना दहेज ज्यादा। यानी यहाँ पे क्या चलता है, अगर थोड़ा सा मैथ्स के रिलेशन में देखें तो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डॉरी, या डॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जितना वर्क क्या कम उतना डॉरी दहेज ज्यादा। अब बताइए कि आपको घर पे कोई आए, कोई लड़की वाला देखने, कोई लड़का वाला देखने, बोलिए हमारी बिटिया स्कूल में पढ़ाती है, महीने में जाती है 3 मिनट के लिए बस स्कूल, नहीं महीने में 3 मिनट के लिए साइन करके आ जाती है, महीने के आखिरी में 40,000 सैलरी में। बोले इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। वो 1.5 मिनट जाती तो नहीं चलेगा, नहीं 3 मिनट जाना पड़ता है, ठीक है बिल्कुल। और आप जितना क्या करिए ज्यादा काम अलग। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिलॉसफी गलत है ना, काम कितना कम दहेज, तो मैक्सिमम आदमी क्या करेगा काम, क्योंकि दहेज सबको क्या चाहिए, पैसा किसको खराब लगता है, किसी को खराब लगता है पैसा, तो काम कम करेगा तो दहेज क्या मिलेगा, तो काम कम करेगा तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या होगा, साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हम बोलते हैं कि इंडिया में बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, फिलॉसफी दिक्कत है। और यहाँ पे बस इसके फिलॉसफी को रिवर्स कर दीजिए, डॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क कर दीजिए, जितना ज्यादा काम उतना ज्यादा दहेज, काम ज्यादा। अब बहुत सारा काम आजकल कौन कर देता है, मशीन, नहीं तो आदमी क्या करेगा, रिसर्च ही तो करेगा, नहीं तो रिसर्च होंगे, हायर एजुकेशन होगा, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, नया नॉलेज जनरेशन होगा। पीएचडी मतलब क्या होता है, नॉलेज जनरेशन, नहीं पीएचडी में आपको कुछ एक्सेप्शनल, कुछ हट के, कुछ नया लिख के थेसिस जमा करना होता है, देन यू गेट द डिग्री ऑफ दैट पीएचडी। तो नॉलेज जनरेशन होगा। नॉलेज जनरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल प्रॉब्लम है, क्योंकि फिलोसफी के लेवल पे प्रॉब्लम है। और फिलोसफिकल प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट भी सेम काम करती है। गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे लोग को क्या चाहिए, वर्क कम और डॉरी। चलो तो वर्क कम किस में होता है अक्सर, यहाँ पे सरकारी नौकरी में। चलो हर जगह कोचिंग खुलने दो, सारे यूथ क्या करेंगे, सरकारी नौकरी की, कुछ का निकलेगा, बहुतों का नहीं निकलेगा। और जब तक 10 साल 15 साल तैयारी करेंगे, निकलेगा नहीं, तो इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा, कभी सवाल ही नहीं उठाएगा। इतना डिप्रेस्ड हो जाएगा, कभी क्या नहीं उठाएगा सवाल। अब वही क्या करे, एक कम कोचिंग इंस्टीट्यूट रहे और सब लोग सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, तो बाकी लोग जॉब खोजेगा ना, और फिर जॉब खोजेगा तो ब्लेम किसको करेगा, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जॉब जनरेट करना पड़ेगा, और जॉब गवर्नमेंट जनरेट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट को यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा, लोन्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हर आदमी को इस प्रकार का ट्रेनिंग दे कि वो खुद क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, खुद अपना बिजनेस कर सके, और खुद तो कमाए और 4 लोग को और नौकरी दे सके। तो फिर जाके क्या हो जाएगा, इंडिया लाइक यूएसए। लेकिन यहाँ पे सिस्टम गलत है, गवर्नमेंट बस उसका फायदा उठाती है। अरे दहेज चाहिए ना, करो सरकारी नौकरी की तैयारी। नहीं 3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो कौन बोला 3 अटेम्प्ट, हम 6 अटेम्प्ट दे के रखे हैं, तुम 7 अटेम्प्ट दो, अरे 14 अटेम्प्ट दो। नहीं 14 अटेम्प्ट देते 40 हो जाएगा, अच्छी बात है, फिर शादी कर लेना, या उससे पहले शादी कर लेना। नहीं फिर बच्चे हो गए, हम तैयारी कर रहे हैं, हाँ फिर जाकर लेबड़ी करो, खत्म करो। नहीं आप कुछ बोलना है गवर्नमेंट से, नहीं अब हिम्मत नहीं रही तो चुप रह जाओ, चुपचाप वोट दे दी क्या रोके। और बात में कि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, यानी कि सरकार जी कुछ अच्छा नहीं, अच्छा कैसे नहीं लग रहा है, धर्म का झुंझुना नहीं दिए तुमको, बजाते रहो, हम हिंदू हैं, मुसलमान को गाली देते रहो, धर्म का झुंझुना बजाओ, अच्छा लग रहा है ना, हाँ अब अच्छा फीलिंग आ रहा है, अंदर अंदर क्या तो अच्छा सा लग रहा है। पूरा प्रॉब्लम कहाँ है, फिलोसफी के बेसिस पे है ना। यहाँ पे फिलोसफी चेंज कर दीजिए, कहीं पे 19 लाख, कहीं पे 3,000, कहीं पे इतने लोग मर जाते हैं, कोई सरकार के खिलाफ उठता है, क्यों, फिलोसफी लेवल पे दिक्कत है, नहीं सरकार थोड़े कुछ करती है, ये तो हमारे पिछले जन्म का कर्म है।
उसका हम फल आप क्या कर रहे हैं, भुगत रहे। उसमें मोदी जी कोई दिक्कत हो रहा है? हमारा पिछले दिन का कर्म खराब था, इसीलिए तो हम उस ट्रेन में बैठे जिसका एक्सीडेंट हो गया। और अब तर्क काट भी नहीं सकते। मान लीजिए आपका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट, नहीं मैं बोलूं क्या दिक्कत है, एक्सीडेंट हो गया, हमारे कुछ परिजन मारे गए ट्रेन में, उसमें सरकार की क्या दिक्कत है? क्या पूरा भारत उस ट्रेन में बैठा था? आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं। क्या पड़ोसी बैठा था? नहीं। सब मरे? नहीं। वही क्यों मरे? पिछले जन्म का खराब कर्म। सरकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो ड्राइवर सोया था, वो तो आपका कर्म था, इसीलिए सो गया था। आप ऐसा खराब कर्म किए थे तो भगवान उसको सुला दिए, भगवान को दंड देना था। नहीं तो जितना क्या होता है यहाँ पे एक्सीडेंट, और जितना आम आदमी को दिक्कत होता है, हर चीज इलीगल तरीके से लगाता है। 3 स्टूडेंट मारा गया था ना अभी दिल्ली में। अगर ये लोग अपनी फिलॉसफी बदलें कि यहाँ सरकार का फॉल्ट है, अभी तो क्या किए हैं, हड़ताल किए हैं ना, सरकार गिराया जा सकता है एक दिन में। अरे कितने बैठे हैं पार्लियामेंट में? 500? बस 10 लाख को जाके तो वहां पे खड़ा होना है। कितने में से? 150 करोड़ में से मात्र 10 लाख। 10 लाख जाके वहां पे क्या हो जाओ, चारों बगल से पार्लियामेंट के खड़े। किसमें? कैसे नहीं आ जाएगा? लैब बेसमेंट में बनाएगा तो आएगा पानी। लैब जमीन के नीचे में बनाएगा, बेसमेंट में बनाएगा तो पानी आएगा, है ना? नहीं आएगा। रोड पे भर जाएगा सारा, बेसमेंट में जाएगा ना पानी। 10 लाख क्या हो जाए दिल्ली में पार्लियामेंट के राउंड? कितना टाइम लगेगा सरकार गिराने में? मिनट भी नहीं काफी, वहां पे खड़े होना ही काफी है, सरकार अपने आप गिर जाएगी। लेकिन नहीं कभी खड़ा हो पाएगा, पता है क्यों? हमको उसने डिवाइड कर दिया है। हम लोग को क्या कर दिया है? डिवाइड। हिंदू मुस्लिम का बात सुन रहा है, हैं? देखता नहीं राम मंदिर में लोग कितना विरोध किया था, चुपचाप अपना जाके जय श्री राम क्या करो? नहीं, राम लला आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी में नहीं बनाना है मंदिर? हाँ बनाना है तो सरकार का विरोध करेगा नालायक। अब मुस्लिम क्या, हिंदू मेजोरिटी में है, तुम लोग को बलगरा देगा, और देखो ना आर्मी वगैरह आ जाएगा और तुम लोग को मार पीट देगा। तुम लोग इतने सहते हो, ये हिंदू तुमको देश से निकालना चाहता है। हाँ सही बोल रहे हैं। ना मुस्लिम गया ना हिंदू गया, 545 लोग मजा ले रहे हैं। और आम आदमी की फिलॉसफी है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसका फिलॉसफी में क्या है कि किसी तरीके से हम अमीर बन जाए, बाकी सब गरीब रहे। अरे तुम गरीब हो और बाकी सबको तुम गरीब ही रखना चाहते हो, तुम कभी अमीर बन सकते हो? जैसे मुझे कैंसर है और आप सबको कैंसर है, मैं बोल रहा हूँ बस मेरा कैंसर ठीक हो जाए, बाकी कैंसर कैंसर ही रहे। तो भाई मेरा कैंसर कब ठीक होगा? जब कैंसर का कोई इलाज आएगा। मैं इलाज के बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बस मेरा ठीक हो जाए। तो भाई मेरा कैसे ठीक हो? कोई इलाज ही नहीं आया है, तो सब मरेगा। तो पूरे अगर क्लास को मैं क्या करने का प्रयास करूं, समराइज, तो एक सिंगल पॉइंट है क्या, बिहाइंड योर ऑल प्रॉब्लम इन द मोस्ट ऑफ द केस देयर इज फिलोसफिकल प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ फिलोसफी। दर्शन के स्तर पे क्या है समस्या? अपना दर्शन बदलिए, चीजें बदल जाएगी। आप में से जो भी पढ़ने मन नहीं लगता है, आप देखिएगा, आपकी थोड़ी भी इच्छा क्या नहीं है, आपकी अपने फिलॉसफी पे ढक दीजिएगा कि आपको करना क्या है। आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, मजे करना है। तो क्योंकि आपकी फिलॉसफी क्या है, मजे। तो फिलॉसफी अगर मजे करना है तो कहीं भी आप पढ़ाए। अगर आपका फिलॉसफी हो जाए क्या, मुझे अपना संघर्ष करके स्तर क्या करना है, संघर्ष करके स्तर क्या करना है, आपने फिलॉसफी बदली, आपका पढ़ाई मन लग जाएगा। आपने फिलॉसफी बदल दिया, पड़ोस के चाचा 10वीं में 9 बार फेल हुए थे, फिर भी मस्त जी रहे हैं। अब वही आपके क्या हैं, आदर्श नहीं, वही आपके आइडियल हैं। बस हो गया। आप भी नहीं पढ़िएगा क्योंकि जो आपके आदर्श है वो खुद 10वीं में 9 बार फेल हुए थे। अब आपको क्यों पढ़ना है? समझ गया ना? कुल मिला के अगर पूरे क्लास को मैं क्या करूं, सिंगल लाइन में समराइज नहीं,
तो एक ही पॉइंट निकल के आता है कि आपके हर समस्या के पीछे फिलॉसफी के लेवल पे क्या है प्रॉब्लम। फिलॉसफी अपनी सुधारिए। एजुकेशन को ना सबसे प्राइम मान लीजिए। आप कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है ना। सिंपल सा तरीका है। विवेकानंद को, भगत सिंह को, आचार्य प्रशांत जी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, नहीं, उनको क्या मान लीजिए, यही हमारे आदर्श हैं। ये है तो ठीक है, अगर हम ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो हम बहुत बर्बाद हैं। बस अगर आपकी ऐसी फिलॉसफी बन जाती है, अब आपको वैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आराम से ऑटोमेटिकली पढ़ लीजिएगा, वेरी इजी टू स्टडी। अब फिलॉसफी आपकी क्या बैठी है कि नहीं, वो तो कैसे भी पढ़ लेंगे, फिर शादी में एक पैशन प्रो 3 लाख रुपया मिलेगा, उसी पैशन प्रो से घूमेंगे, नहीं। और कोई गर्ल्स है तो नहीं, क्या दिक्कत है, क्या पढ़ना है, कोई ना कोई लड़का पढ़ ही रहा होगा, पिताजी वहां पे भेज ही देंगे, उसका सारा संपत्ति मेरा ही है। तो भाई आपको ना वैसे पढ़ना है और ना वैसे पढ़ना है, फिलॉसफी आपने अलग बना के रखी है अपनी, तो फिर आपसे कभी पढ़ाई होने वाला नहीं है। इफ यू वांट टू रीड, जस्ट चेंज योर फिलॉसफी, दैट्स इट। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।